सवाल में लिख के देता है कि महक लिमिटेड हैज फॉलोइंग एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपीयरिंग इन इट्स बुक ऑन जनवरी 1 2022। सर ये ओपनिंग की आपको डिटेल दी हुई है, तो मैं विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस एज एट जनवरी 1 2022। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू एज एट जनवरी 1 2022। सही है जी। हमने कहा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, वेयरहाउस। सही जी। अभी तो किसी सेकंड थॉट के मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया जो भी आया हुआ है वहां पर। सही है। अच्छा मैं सवाल में जाता हूँ, लैंड में देखता हूँ 1.5 मिलियन की है। अच्छा भाई बिल्डिंग में देखता हूँ 5.5 मिलियन की है, और प्लांट है 5.4 मिलियन, और ये आ गया सर 2.2 मिलियन, और वेयर हाउस आ गया 4 मिलियन। अच्छा सर ये हमारे पास कोई कुल मिला के ये क्यों नहीं हुआ सही, इसको सही कर लेते हैं और इसको सही कर लेते हैं। अच्छा जी सर ये तो आ गए ओपनिंग बैलेंसेस मेरे पास। सही जी। मैं एक बार रिकन्फर्म कर लेता हूँ 1.5, 5.5, 5.4, 2.2, 1.5, 5.5, 5.4, 5, 2.2 और 4 मिलियन। सही है जी। अब यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट जनवरी 1 2022। लेट मी रिकन्फर्म 22 ही है ना। ओके जी 22 ही है। तो हमने कहा सर ये तो चैम्प ही होंगे जो इसको डेप्रिशिएट करेंगे। सही जी। उनका हिसाब अल्लाह अलग से करेगा। सर बिल्डिंग आ गई 231,667, 231,667। मैंने कहा सर ये आ गया। अच्छा जी सर इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास 1,635,000, 1,635,000 ये आ गया। और सर फिर हम देख रहे हैं कि 8,60,000, और ये आ गया मेरे पास 922,000। सही है जी। हमने कहा कि सर अगर हम यहाँ पर इसको हम सही करें तो ये हमारे हिसाब से हो गया। तो सर ये अभी तक हमारा सिर्फ जो माशाल्लाह है वो ओपनिंग डेटा जाके बना है, ओपनिंग डेटा। सही जी। ये आ गया हमारे पास ओपनिंग डेटा। अच्छा जी अब सर हम यहाँ पे नेट बुक वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये नेट बुक वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पर सर ये 1.5 मिलियन, और ये आ गई होगी ये। और सर मैं यहाँ पर टोटल का कॉलम बना लेता हूँ। सही है जी। क्योंकि अनलेस के एग्जामिनर मना करे तब तक आपने बनाना है। सही जी। वरना कोई माफ़ी नहीं है इसकी। ये आ गया और ये आ गया। सही है जी। और हमने कहा सर ये आ गया यहाँ पर टोटल। अब सर आपको वही पता है कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस यानी आपने दो अकाउंट खोल देने हैं। सही है जी। दो अकाउंट खोल देने हैं। सबसे पहले आपने कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू का अकाउंट खोल देना है, और यहाँ पे लिख देना है कि सर आपके पास बैलेंस एज एट जनवरी 1 2022 कॉस्ट के ये हैं या फेयर वैल्यू के ये हैं, व्हाट्सो एवर द केस इज। और ये हमने यहाँ पर टोटल कर लिया। सही है जी। ये आ गया। अच्छा भाई फिर हमें कुछ लाइनें ड्रॉप करके आप 6 7 8 लाइनें ड्रॉप कीजिएगा अपने पास, और हमने यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हमने यहाँ पर लिख दिया ये आ गया बैलेंस एज एट जनवरी 1 2022, और हमने ये यहाँ पे प्लॉट कर दिया। और सर हमने कहा कि भाई ऑल टुगेदर ये हम सम कर लेंगे, तो हमारे पास ये बैलेंस आ गया। अच्छा जी देखें सीक्वेंस वही है, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, फिर ट्रांसफर्स वगैरह सबका ख्याल रखना है। सही है जी। अभी हमने कुछ भी नहीं देखा सवाल में, आप लोगों ने रीड किया हुआ था, मैंने आपको भेज दिया था, मैं एक एक करके रीड करता हूँ उसको आगे। और जो नए बच्चे ये देख रहे हैं तो पहले सवाल रीड कीजिएगा, मैं अपलोड करूंगा, और फिर सवाल को सॉल्व कीजिएगा, पहले खुद सॉल्व करने के बाद फिर देखिएगा आगे। कहता ये है यहाँ पे देखो बिल्डिंग में स्टेरिक डला हुआ, कहता ये है कि भाई दिस रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू बिल्डिंग। एक क्लिफ्टन में है, एक डिफेंस के अंदर है।
जिसकी कॉस्ट ये दी हुई है और ये डिफेंस वाली की ये दी हुई है और ये है भी कॉस्ट मॉडल पे। सही है जी। दो बिल्डिंग्स है, ये एक्विजिशन इस पे हुई है, एक्विजिशन इस पे हुई है। अब आगे सुनिएगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस एज ऑन 31 दिसंबर 2021 अरोस ₹2 लाख। ये लैंड के ऊपर ही, जाहिर सी बात है एक ही रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर है, तो हमें कोई पंचायत नहीं करनी चाहिए। द कंपनी डेप्रिशिएट प्लांट फर्नीचर वेयर हाउस। सही है जी, ये रहा प्लांट फर्नीचर वेयर हाउस। सही है जी। यूजिंग WDV मेथड बाय बिल्डिंग आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ये हमें पता है, देखो ये यहाँ पे भी पता लगता है, ये लाइव दी हुई है और सर नीचे आपको रेट्स दिए हुए हैं। आगे, कंपनी परचेज अ न्यू सेट ऑफ फर्नीचर ऑन जून 1 2022। सर ये जून 1 2022 करंट ईयर में, जून जुलाई नहीं है, जून है, 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। द फेयर, अच्छा अब एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, ये हमें याद होनी चाहिए। द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू फर्नीचर सेट 5 लाख रुपए थी, while the fair value of the asset disposed ये था। कंपनी ऑल्सो पेड 60,000 रुपए एज कैश कंसिडरेशन। अब जरा बात समझिएगा कि भाई जो मैंने फर्नीचर एक्सचेंज किया है उसमें दोनों एसेट्स की वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है। तो जब दोनों एसेट्स की वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है तो मैं लूंगा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन प्लस अपना कैश। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई जो मेरे पास फेयर वैल्यू थी ओल्ड एसेट की वो 4 लाख रुपए और 60,000 रुपए, तो कुल मिला के मैं कहता हूं सर यहाँ पे मेरे पास एडिशन के अंदर आ गया सर फर्नीचर की, अगर मैं इसमें जाऊं तो मैं कहूँगा 4,60,000। सही जी, एज ऑफ नाउ, 4,60,000 रुपए। और क्योंकि मैंने आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को ऑल टुगेदर अलग से सिखाया है तो आपने बखूबी इसको दिमाग में रखना है कि भाई ये इस तरीके से हुआ होगा। चलिए जी आगे। फिर मैंने कहा द ओल्ड फर्नीचर वॉज परचेज फॉर ₹550 ऑन 30 जुलाई 2020। फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। वो हमने वैसे ही कंक्लूड कर लिया था क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो सर मैं अगर यहाँ पर डिस्पोजल की बात करूँ साथ में, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कॉस्ट का अकाउंट है, तो यहाँ से 550 हमने कटा दिए होंगे। सही है जी। तो 550 जब मैंने यहाँ से कटा दिए होंगे तो वो एक कॉस्ट ऐड हुई है, दूसरी कॉस्ट लेस हुई है। अब नीचे इसका ओपनिंग तक का अक्यूमुलेटेड ओपनिंग में फॉर द ईयर का आप बुक करके दोनों को मिला के रिवर्स करके हटा देंगे। क्लैरिटी है? चलें जी सर, अब जरा हम इसको आगे लेके चलते हैं। चलें जी, ये तो हो गई फर्नीचर की कहानी। सही है जी, एडिशन और डिस्पोजल। एक एक बहुत देखो, सवाल की लेंथ पे नहीं जाओ, एक पेज का भी आएगा, एग्जाम में भी एक पेज का आएगा, बट यू नीड टू टैकल कि भाई एडिशन डिस्पोजल पे काम करना है। एक एक एडजस्टमेंट देखो पार्क करते जाओ, खत्म। अच्छा भाई, वन ऑफ द प्लांट which is used to manufacture best selling product range was severely damaged during the year in an incident. The plant was purchased on August 1 2019। सही है जी, 2.5 मिलियन का। अच्छा भाई, अगर मैं देखूं प्लांट परचेज किया गया था, एक वन ऑफ द प्लांट है वो बोल रहा है कि भाई वो डैमेज हो गया है। सही जी, तो 2019 में परचेज किया गया था 2.5 मिलियन का। अच्छा यहाँ पर आ रहा है 5.4, मतलब बाकी प्लांट भी होंगे, इंपेयरमेंट इसकी आ रही है। अच्छा आगे सुनिएगा सर, वो कह रहा हूँ 31 दिसंबर 2022 द इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरीड आउट द टेस्ट yielded the following information. As a result, the company believes that the future net cash flows from the product in upcoming years will be limited to only 8 lakh, 5 lakh, 450, 350 और 1 लाख। The plant will then be sold for ₹25,000, यानी ये रेजिडुअल वैल्यू आ गई उस वक्त की। An offer has been received to buy the plant immediately, ये फेयर वैल्यू आ गई, but the company would have to pay a cost of ₹1 लाख। तो सर ये आपको दे दी कॉस्ट टू सेल, यानी इसमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी कराई है। बट मेरा आपसे सवाल ये है बच्चों कि जब मैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा तो मैं इसको ऑल टुगेदर उठाकर लेके जाऊंगा क्लोजिंग पे, यानी साल के आखिर में। साल के आखिर में। बात क्लियर है? आगे सुनिएगा। तो यानी सर इसने ये फ्यूचर कैश फ्लोज बता दिए। ये रहा 8 लाख, 5 लाख, 450, 350 और 1 लाख। सही है जी। और वो क्या क्या रहा है? As a result, company believes that the future cash outflows of the product in upcoming years will be limited to only ये होगा। तो आप पहले इसको साल के आखिर में तो पहुंचाएं, और जो साल के आखिर में पहुंचाएंगे तो कैरिंग अमाउंट आएगी, उसकी रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग आपकी साल के आखिर में हो रही है। सही है जी। ये देखो 31 दिसंबर पे, तो उसको पहले डेप्रिशिएट करके लेके जाएंगे, बट यू नीड टू रिमेंबर कि एक प्लांट है जिसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होनी है। आगे, अच्छा भाई, अब मैंने ये कहा इसके बाद सर वेयर हाउस वॉज परचेज ऑन July 1 2019 एंड वॉज रेंटेड आउट ऑन 30 जून 2022। यानी सर ये जो वेयर हाउस की बात हो रही है ना यहाँ पर, ये जो आ रहा है
ये जुलाई 1 2019 में खरीदा था और इस साल इसको रेंट पे दे दिया है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ ये ट्रांसफर है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होगा बट रीवैल्यू होकर होगा, ये भी याद रखिएगा। फिर बोल रहा है एमएल एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ 4 सिमिलर शोरूम्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 12 मिलियन ऑन 31 अगस्त 2022। अच्छा भाई, वो कह रहा है 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यू ऑफ लैंड। Each of the showroom can be leased out separately and has a useful life of 15 years with no residual value। अच्छा बात समझिएगा, अब वो क्या ये रहा है कि भाई आपने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की है, सही है, जो कि 4 सिमिलर शोरूम्स हैं, सही है जी, 12 मिलियन के हैं, 2022 की 31 अगस्त को एक्वायर किया आपने। 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो लैंड की है, बाकी सारे किस में से ले जाएंगे भाई, बिल्डिंग का कॉम्पोनेंट हो जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन के पर्पज से बता रहा है ईच ऑफ द शोरूम कैन बी लीज आउट सेपरेटली एंड हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। और आगे देखो क्या कह रहा है, ML is using one showroom for its own products while the other showrooms were held to be leased out on November 1, 2022। Two showrooms were given on a monthly rent of rupees 5 लाख रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, जब मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट थी तब भी तो वो आईपी होगी ना, तो यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक शोरूम को मैं ले जाऊंगा पीपीई के अंदर और बकाया शोरूम को मैं ले जाऊंगा कहाँ पर सर, बकाया शोरूम को मैं ले जाऊंगा कुल मिला के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोड के अंदर, ये वहां की एडिशन है। क्लियर है? आगे अच्छा भाई, अब वो कह रहा है कि भाई द फेयर वैल्यू ईच शोरूम इज इंक्रीजिंग 10,000 ईच मंथ। 10,000 मतलब 1 लाख रुपीज ईच मंथ, तो वो फेयर वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा। अच्छा भाई, ऑन 31 मार्च 2022 कंपनी डिसाइडेड टू मूव इट्स हेड ऑफिस इन द बिल्डिंग ऑफ टावर विच वॉज रेंटेड आउट टू जेडल सिंस मैनी ईयर्स। यानी अब ये कह रहा है कि भाई ये आईपी का ओपनिंग आ रहा होगा, जो आईपी से उठ के कहाँ जाएगा सर, यहाँ पे पीपी में आ जाएगा। अच्छा भाई, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट 31 दिसंबर 2021 was 2 million। The building was vacated on May 1। The office was occupied। तो ये 1 जून पे आके ऑक्यूपेशन आएगी तो वो यहाँ आ जाएगा और सही डेटा दिया हुआ है। अच्छा सर, जो जो डेटा मिलता जा रहा है उसको पार्ट करते जाते हैं। अच्छा भाई, इम्पेयरमेंट की इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा, ये इम्पेयरमेंट की इन्फॉर्मेशन साल के आखिर में काम आएगी। और वेयर हाउस की जहाँ तक बात है तो सर वेयर हाउस हमारे पास ओपनिंग में मौजूद है, वो ट्रांसफर होगा, बट आप ये तो बात याद रखें ना, जो वेयर हाउस है हमारा वो ट्रांसफर होगा, पहले रीवैल्यू होके होगा, तो पहले उसको भी साल के आखिर तक लेके जाना है, या जब तक वो वहां पे जा रहा है तब तक डेप्रिशिएट तो करना ही है ना। आगे देखते हैं, एमएल ने एक्वायर किया है, सही जी, जो प्रॉपर्टी है वो 4 सिमिलर शोरूम्स हैं, इसको देख लेते हैं। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एडिशन के अंदर, सर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, शोरूम, सही है जी, शोरूम को ऐड कर देता हूँ। अच्छा भाई, अगर मैं शोरूम को ऐड नहीं भी करूँ और बिल्डिंग में डाल दूँ तब भी बात एक ही है, सही है जी। तो हम आपके लिए ये कर लेते हैं कि हम लैंड और बिल्डिंग यहाँ कर लेते हैं ना, हम लंबी नहीं करते। अच्छा भाई, हमने कहा कि 12 मिलियन, सही है जी, इसमें से 4 शोरूम है ये कुल मिला के, जिसमें से एक यहाँ पर आएगा, बाकी 3 वहाँ जाएंगे, तो मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। मैंने कहा सर ये वैल्यू आ गई कितनी, 3 मिलियन, पर इसका जो 50% है वो यहाँ आ गया और इसका 50% यहाँ आ गया, सही जी, क्योंकि ये डेप्रिशिएट होगा वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, ये आपको बात याद रखनी थी। तो सर हमने ये कहा कि सर बकाया तो इसमें और कुछ भी नहीं है, और सर हाँ, इसमें ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बहुत सुकून से समझिएगा, ये पूरा डिस्क्लोजर एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि आपको ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जिसमें यहाँ से वहाँ से यहाँ एक ही बार आया, पर ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलें जी, मैंने कहा ये आ गया और हमने ये किया। अच्छा जी, अब आप सर इसको यहाँ ले आते हैं, ये हमने इसको नीचे डाल दिया, इसको ऊपर कर लेंगे बस। चलें जी, ये आ गया, ये हमारे एक्सेल की शक्ति है कि हमने खाली इसको ऊपर नीचे कर लिया था। खैर, अच्छा भैया, मुझे एक बात पता है, क्योंकि मुझे पीपी का डिस्क्लोजर भी बनाना है सैमल्टेनियसली, तो प्लीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, एमएल ने एक्वायर किए 4 सिमिलर शोरूम, 4 की बात हो रही थी, 12 मिलियन के थे, 50% प्रॉपर्टी का जो कंपोनेंट था वो लैंड था, बाकी बिल्डिंग था वो मैं पीपी में ले गया। याद रखिएगा, एडिशन की डेट अलग है, वो डेप्रिसिएशन के वक्त ख्याल रखना है। अब ट्रांसफर की बात करते हैं, देखें यहाँ पे लिख के दे रहा है 31 मार्च 2022 कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपना हेड ऑफिस
सही है, बिल्डिंग ऑफ टावर में मूव करेगी, जो कि आज तक रेंट पे दिया हुआ था जेडएल को बहुत सालों से। तो ये आईपी की ओपनिंग में आ रहा होगा। सही है जी। द ऑफिस वॉज ऑक्यूपाइड बाय द एमएल ऑन जून 1 2022। तो आपको याद है ना कि अगर आईपी फेयर वैल्यू पे होती है तो वहां पे पहले रीवैल्यू होगी और फिर यहाँ फेंका जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जून 1 पे अगर वो ऑक्यूपाई हुआ है तो क्या 2.5 मिलियन लूंगा? सर डेफिनेटली यस, मैं 2.5 मिलियन लूंगा और मैं कहूंगा कि भाई ये है बिल्डिंग। तो मैंने यहाँ पर लेके आ गया 2.5 मिलियन। तो सर ये आपको ऑल टुगेदर देखना है कि भाई यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, भाई यहाँ से जाएगा भी तो उसका भी आपने ख्याल रखना है, पर वो री वैल्यू होकर जाएगा। अभी हम तो पीपी की बात कर रहे हैं। सही है जी। ये आ गया। अच्छा, इफ आई लुक एट फर्दर थिंग्स, तो सर आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर, अच्छा रिमेनिंग लाइफ बता रहा है डेप्रिसिएशन के लिए, और फेयर वैल्यू दी हुई है शोरूम की और अदर लैंड की अलग अलग, तो वो बाद में देखते हैं। खैर सर, अब मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे 4-5 लाइनें ड्रॉप करके काम करना है डेप्रिसिएशन पे, जो कि सबसे खतरनाक है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो सर मैंने कहा मैं यहाँ पे वर्किंग 1 का रेफरेंस देता हूँ आपको, और आप यहाँ पे साथ साथ बिल्कुल फोकस से तमीज़ से रहिएगा यहाँ पर, ताकि आपको बात समझ आए। सही जी। मैंने कहा सर यहाँ पर वर्किंग 1, सही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये देख लेते हैं। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के केस में सबसे पहले हमने कहा सर हम बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। सही है भाई, बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, आ जाए। अच्छा भाई, बिल्डिंग के अंदर मैंने कहा सर कॉस्ट मॉडल है। यस सर, कॉस्ट मॉडल है। तो मैंने कहा सर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग उठा लें, बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग उठा ली, ये रही, ये आ गई। अच्छा भाई, क्या इसमें कोई डिस्पोजल है? मैं सवाल में जाके देखता हूँ, नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई भी डिस्पोजल नहीं है। सही है जी। तो मैंने कहा कि भाई क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं इसको अगर लाइव जाके देखूँ इसकी, तो लाइफ है 15 साल, यानी आज तक मेरे पास जो भी बिल्डिंग्स आई हैं, प्लीज सुनिएगा। देखिए यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट्स बोल रहा है क्लिफ्टन की बिल्डिंग और डिफेंस की बिल्डिंग है, क्लिफ्टन की बिल्डिंग और डिफेंस की बिल्डिंग। और मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर, मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर, तो मेरी जो वेयर हाउस है ना, वेयर हाउस जो कि अलग से आ रहा है मेरे पास, वो मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से वहाँ भेजूंगा, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दूंगा। बट यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि मेरी बिल्डिंग का कोई पंगा है। क्योंकि देखो, अगर मैं पहले से शुरू से लेकर आखिर तक देखूँ कि ये जो मेरे पास कंपनी परचेज न्यू सेट ऑफ फर्नीचर, प्लांट की इम्पेयरमेंट का मसला है, वो भी देखते हैं, वेयर हाउस है, और बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सही जी, बाकी और कुछ भी नहीं है, तो मतलब डिस्पोजल नहीं है, एडिशन है। सही है जी। अच्छा भाई, अब आगे इसको अगर लेके चलूँ मैं, तो मैंने कहा सर ओपनिंग को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ओपनिंग को अगर मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ पर 10 ईयर्स से, 10 नहीं बल्कि 15 से करूँगा मैं, ये आ गया 15 सर। तो मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया 15 से, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया ये। सही जी, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा एडिशन ऑफ शोरूम बिल्डिंग। सही, एडिशन ऑफ शोरूम बिल्डिंग। मैंने कहा जैसे ही मैंने एडिशन ऑफ शोरूम बिल्डिंग यहाँ पे किया, तो सर यहाँ पे वो अमाउंट आ रही थी, यहाँ से उठाता हूँ, ये रहा। अच्छा सर, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लाइफ भी कितनी होगी? सर 15 साल। अच्छा भाई, देख भी लेते हैं। तो हम नीचे आए यहाँ पर, और इसने कहा सर 15 ईयर्स है, ताकि कंसिस्टेंट पॉलिसी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है जी, तो ये आ गया। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि सर इसको भी आप ज़रा ऐसे ही कर लें, ये आ गया। पर सर हाँ, इसमें जो एडिशन की डेट है वो हमें बड़ा देख के ख्याल रखना है। हमने कहा एम एल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ 4 शोरूम्स ऑन 31 अगस्त 2022। सही है जी। और इसमें कह रहा है कि भाई एक जो है उसने खुद के यूज़ के लिए रखा था, बाकी उसने रेंट पे दिया हुआ है। अच्छा, तो खैर, अब मैं कहूँगा कि भाई 31 अगस्त है, तो मैं कहूँगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने सर? 4 महीने। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर 4 महीने का डेप्रिसिएशन बुक करूँगा? हाँ जी, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 12 से डिवाइड किया भाई। सही है जी, 4 महीने का डेप्रिसिएशन ये आ गया। अच्छा भाई, फिर मैं कहूँगा, मैं ऐड करूँगा डेप्रिसिएशन एड ट्रांसफ़र फ्रॉम आईपी, वो भी तो यहाँ पे आया ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो यूज़ होके आया ना, तो इसकी तो रिमेनिंग लाइफ देनी चाहिए।
सर रिमेनिंग लाइफ दी हुई है ना, सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करें, वहाँ रीवैल्यू हुआ, यहाँ पर आया। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो यहाँ पर उठ के आया है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, सही जी, 10 साल है। तो मुझे आप एक बात बताओ, मैं इसको यहाँ पर 15 ईयर्स के बजाय कितना लिखूंगा, 10 ईयर्स। तो मैंने कहा सर मैंने 10 ईयर्स तो किया, पर ये डेट ऑफ ट्रांसफ़र आपने कौन सी कंसिडर की है, वो जिस दिन उसने डिसाइड किया या वो जब हम ऑक्यूपाई हो गए? तो यहाँ पे देखें कि ऑक्यूपेशन की जो डेट है वो है जून 1 2022, ऐसा ही है। ऑक्यूपेशन की डेट क्या है भाई, जून 1 2022, क्योंकि ये वो डेट है जब आपने यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गए हो आके, तो ऑक्यूपेशन की डेट है जून 1 2022। तो हमने कहा कि भाई हमने यहाँ पर जून से अगर लेके चलें तो हो गए 7 महीने, और ये हो गए 10 साल, सही है जी। तो अगर मैं ट्रिक के हिसाब से देखूं, तो इस यहाँ से कोई बिल्डिंग वहाँ नहीं जा रही है, यहाँ से कोई बिल्डिंग वहाँ नहीं जा रही है, तो वहां से बिल्डिंग यहाँ आई है, सही है जी। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 545833 का। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ से लिंक लगा दूँ 545833। आई होप दिस इज क्लियर सर। ये कहानी तो यहाँ हो गई ख़त्म। अच्छा खैर, अब हम चलते हैं आगे। मैंने कहा सर प्लांट पे आ जाएं, प्लांट पे आ जाएं भाई। मैं कहा सर प्लांट की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे हमने कहा सर दूसरा एरिया पिक करते हैं, 2 आ गया सर प्लांट। तो मैं कह रहा हूँ सर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ प्लांट, हाँ जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मेरी है ये, सही। जैसे बुक वैल्यू क्यों, क्योंकि सर मुझे याद आ रहा है कि हमने ये किया हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर, सही है जी। 1635 इसमें से माइनस हुआ हुआ है, तो हमने अकॉर्डिंगली लिया हुआ है। अच्छा भाई, अपने आप से सवाल पूछना है क्या इसमें कोई डिस्पोजल है, देखे कुछ भी नहीं है, ऊपर से कंक्लूड करता हुआ आया हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ अलबत्ता यहाँ से वेयर हाउस का ट्रांसफर है, यहाँ से वेयर हाउस का ट्रांसफर है, जो कि कहाँ जा रहा है सर, यहाँ से आईपी में जा रहा है। तो वो देखते हैं ना, अभी पहले आखिर में साल के आखिर तक तो लेके और डेप्रिशिएट करोगे, रीवैल्यू करोगे, पर उस तब तक डेप्रिशिएट करोगे जब तक यहाँ पे था। पर आई डोंट थिंक सो कि बाकियों में कुछ पंगा है। तो हमने कहा प्लांट में अलबत्ता हमारी इम्पेयरमेंट का खर्चा है, वो हम देखते हैं, पर वो भी साल के आखिर में ही है, सही है जी। तो हमने कहा भाई बुक वैल्यू ऑफ प्लांट ये है, इसके ऊपर मैं रेट चिपका दूँ, और सर रेट है हमारा कोई 10% का, सही है जी। और 10% के बाद हमने कहा भाई 12/12। तो सर यहाँ पर 10 इंटू 10% इंटू 12/12, ऐसा ही है। इसके अंदर सर फिर हमने कहा कि भाई ओपनिंग के बाद क्या कोई एडिशन है, नहीं है सर, कोई एडिशन नहीं है। तो ये तो मतलब माशाल्लाह सीधा सीधा हिसाब किताब है, इजीली हमने ये कर लिया। इस पे बस हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी होगी उस प्लांट की जिस पे इम्पेयरमेंट का खर्चा है। तो अब हमने कहा था फर्नीचर पे आ जाए। अब सर हमने कहा फर्नीचर, तो सर फर्नीचर में भी ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर निकाल ली मैंने। तो कौन सा समझिएगा सर, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर मैंने निकाली। देखो यही तो बात है कि इतना इजी सवाल है कि बस आपने एक बार ग्रिप करना है, उसको डेप्रिसिएशन तक लाना है, बाकी गेम ऑन है। आपने कहा सर ओपनिंग बुक वैल्यू ये है, इसका रेट क्या चल रहा है ज़रा ये देख लेते हैं। सर हमने कहा रेट चल रहा है 15% का, चलिए भाई 15% का। हमने कहा सर पर हाँ इसमें से देखो लेस करना पड़ेगा मुझे, हाँ जी लेस करना पड़ेगा ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड। हाँ जी, तो अब मैं गया सवाल के अंदर, मैंने कहा कि भाई मैंने ये देखा कि जून 1 पे एक्सचेंज किया, तो एडिशन तो जून 1 पे हुई है, तो आने वाले एसेट पे डेप्रिसिएशन 7 महीने का है। और मैंने ऊपर भी एक बार नोट करनी है कि 7 महीने लिया है मैंने, हाँ एक और पे 7 महीने था, तो यहाँ पे 7/12 भी कर लेता हूँ ताकि याद रहे, और ये 4/12, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, सही है जी। एडिशन और शोरूम बिल्डिंग हो गया। खैर आगे, अब मैंने कहा कि भाई बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, पहले तो ये देखो फर्नीचर खरीदा कब था, जो बेचा है। ओल्ड फर्नीचर परचेज किया था 550 का, 30 जुलाई 30 जुलाई 2020 को, यानी समझ लो 31 जुलाई 2020 को। अच्छा भाई अब मैं अगर ये बात करूँ 2020, मुझे वैल्यू चाहिए 30 जून 2021 की, 30 जून 2021 की, फिर रिपीट कर रहा हूँ 30 जून 2021 की चाहिए, ताकि वो इस साल का ओपनिंग बने। अच्छा मेरा ईयर एंड क्या है वैसे, जनवरी 1 2022 आ रहा है ना ये। तो अच्छा देखो अब मेरे को वैल्यू कहाँ तक चाहिए सर, मुझे वैल्यू चाहिए 31 दिसंबर 2021 की, क्योंकि मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 है। तो अब मैं ऑल टुगेदर इसको उठा के लेकर आऊँगा
यहाँ से 30 जुलाई से लेकर, यानी मैं इसको 30 जुलाई से भी जाऊँगा तो यानी सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने और 1 साल। पर सर क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस से मैं डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लगा सकता, तो मैंने यहाँ पर एक काम ये करना है कि सर यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ मैं कि सर 550 पे कितना परसेंट है भाई, 15% है, सही है जी। और 5/12 है। ये जो भी आंसर आएगा ये 550 में से माइनस हो जाएगा, सही है जी। और फिर ये जो भी आंसर आएगा ये नेट बुक वैल्यू आएगी, और इसका भी हम ले लेंगे कितना परसेंट, जानी इसका भी हम ले लेंगे 85%, सही है जी। तो ये ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। मैं फिर यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ, 550 इंटू 15% इंटू 5/12। मैंने कहा सर अगर मैं इसको यहाँ से माइनस करूँ, 550 माइनस दिस, सही है जी। तो मेरे पास आ गया यही बुक वैल्यू। अच्छा, फिर मैं इसका ही 15% लूँ पूरे साल का, और ये माइनस कर दूँ। मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ये लंबी है। 438,281 ये बुक वैल्यू आ रही है 5 महीने और 1 साल बाद। तो सर अगर मैं यहाँ पर 438,281 है ना, तो अगर मैं यहाँ पर ये काम करूँ, ये जो भी आंसर आया है उसको ब्रैकेट में रखूँ, सही है जी, और इस पर अप्लाई कर दूँ 85%, तो यही आ गया 438,281। यही आ गया हिसाब किताब सीधा सीधा मेरा, सही है। तो ये आ गई मेरी ओपनिंग बुक वैल्यू। अच्छा जी सर, ये मेरी आ गई ओपनिंग बुक वैल्यू। मैंने इसमें से ये कटाया, सही है जी। तो मैंने कहा कि भाई इसको मैं लिखूंगा फर्नीचर एलिजिबल फॉर फुल ईयर डेप्रिसिएशन, सही है जी। मैंने यहाँ पे लिखा फर्नीचर एलिजिबल फॉर फुल ईयर डेप्रिसिएशन, सही है जी, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैंने सिंपल एक काम किया, 15% लगा दिया, 12/12 किया। तो सर दिस इंटू 15% इंटू 12/12, सर ये आ गया पूरे साल का। इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर डिस्पोज, सही है जी। अच्छा, मैंने कहा कि भाई डिस्पोज हुआ था, ओपनिंग बुक वैल्यू ये है, इसके अंदर मैं 15% लगा रहा हूँ, ये 15% शुगर लग गया। अच्छा भाई, 15% लगाने के बाद मैंने ये देखा कि ये बिका कब है सर, 1 जून को कंपनी, सही है, 1 जून को। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि कुल मिला के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सर 5 महीने। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ ये 5 महीने इस साल डेप्रिशिएट हुआ है, ऐसा ही है। और सर इसमें मैं कर दूँ कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर डिस्पोज, और यहाँ पर आ गया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एडिशन, हाँ जी। तो मैंने कहा सर फर्नीचर की एडिशन तो आपने निकाली है ना 4/60 यहाँ पर, ये आ गई। तो आप ये करें, और ये आ गया बकाया 7 महीने। तो सर आपके पास कुल मिला के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया ये, और ये मैं ऊपर लिख सकता हूँ आराम से। चलें जी, सर ये आ गया मेरे पास डेप्रिसिएशन इसका, ये भी बात हो गई सर, डन। अच्छा, अब आते हैं वेयर हाउस के ऊपर। देखिए वेयर हाउस को मैं सलंग आगे नहीं लेके जा सकता, रीज़न है क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वेयर हाउस वॉज परचेज ऑन July 1, 2019, सही है, एंड वॉज रेंटेड आउट ऑन 30 जून 2022। यानी ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसलिए दी हुई है कि ये बता सकें कि हम आज तक वेयर हाउस को अपने यूज़ में रखा हुआ है, और रेंट पे अब दिया है 30 जून के ऊपर, सही जी। यानी ये 30 जून को यहाँ से निकल के वहाँ चला जाएगा, मतलब यहाँ पर 30 जून तक यूज़ होगा, दैट्स इट। 30 जून तक यूज होगा, दैट्स इट, सही है जी। तो हम ये कहेंगे सर कि मैं यहाँ पर वेयर हाउस को डेप्रिशिएट डेफिनेटली करूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, सही है जी। वेयर हाउस की डेप्रिसिएशन के लिए ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है भाई, क्योंकि ये भी रिड्यूसिंग बैलेंस पे है माशाल्लाह, ये रहा जी। मैं फिर एक बार रीचेक कर लूँ कि ओपनिंग बुक वैल्यू उठाई है, यही सर बिल्कुल ओपनिंग बुक वैल्यू उठाई है। अच्छा भाई, मैं यहाँ पर इसमें
डेप्रिसिएशन निकालूं तो इस पर डेप्रिसिएशन रेट आ रहा है मेरा सर फिर 10%। सही जी, ये आ गया 10%। और सर फिर कितने महीने, 6 महीने, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने रहा है ना, तो मैंने कहा कि भाई सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन आप बुक करें, तो 10% हो गया और ये 6 महीने हो गया। सही है जी। मैंने कहा कि भाई इसमें तो कोई एडिशन भी नहीं है, तो आप सिंपल एक काम ये करेंगे, आपने यहाँ पे सर 153,900 ये आ गया टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर। अब यहाँ पे डिस्पोजल, सही है जी। तो मैंने कहा था इसमें डिस्पोजल नहीं है, इसमें डिस्पोजल नहीं है, इसके अंदर डिस्पोजल है। तो इसके अंदर देखो ये कौन सा है, फर्नीचर है। खुदा के वास्ते इस पे फोकस करना। आज तक का सारा अक्यूमुलेटेड यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, जस्ट बिकॉज के डिस्पोजल है, जस्ट बिकॉज के डिस्पोजल है। सही है जी। इधर सुनिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर अगर डिस्पोजल है मेरा, तो डिस्पोजल के लिए आपको आज तक का अक्यूमुलेटेड माइनस करना है। सही है जी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरी कॉस्ट थी कितनी, 550, ये लिख दी मैंने। अच्छा, 550 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं बुक वैल्यू, तो क्या मेरे पास ओपनिंग तक का अक्यूमुलेटेड आ जाएगा, ओपनिंग तक का आ जाएगा। ये रहा, देखो ये रहा ओपनिंग तक का अक्यूमुलेटेड। 550 में से मैंने 438 ओपनिंग बुक यानी कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस की, तो आज तक का यूजेज पर ओपनिंग तक का है। क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि मेरे पास ये जो ओपनिंग तक का आ गया, सही है जी, इसके अंदर मैं ऐड कर दूं ये फॉर द ईयर जो डिस्पोजल वाला है। सही है जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो पहले इतना था, सही है जी, और मैंने कहा अगर इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूं कितना, 27392, तो सर कुल मिला के ये बनता है 139,111। तो सर मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर ही इसको ऐसे कर लूँ ताकि मैं एक साथ ही इसको दिखा दूँ, तो सर क्या कहना है, ये आ गया 139,111। तो सर बेसिकली दिस इज द रिवर्सल, बेसिकली दिस इज द रिवर्सल ऑफ टोटल अक्यूमुलेटेड जो फर्नीचर आपने बेच दिया है। क्लियर है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब सर अब बात रखिएगा, याद रखिएगा, बात समझिएगा। सर मैंने कहा अब मैं यहां पर एडजस्टमेंट अगेंस्ट कॉस्ट। अच्छा देखें, ये तो आपका जाहिर सी बात है, लैंड है, सही है, वो तो है ही फेयर वैल्यू मॉडल पे, मुझे पता है, उस पे आते हैं। पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एडजस्टमेंट अगेंस्ट कॉस्ट तो नहीं होगी ना। सर मैं बात कर रहा हूँ इस वेयर हाउस की। मैंने कहा वेयर हाउस में जितना भी आपका अक्यूमुलेट है ना बेटा, घुमाओ उसको, क्योंकि इसको रीवैल्यू करके आपको आईपी में फेंकना है 30 जून पे, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन भी देखो कितने महीने का बुक किया है, 6 महीने का, ऐसा ही है, 6 महीने का बुक किया है। तो मैंने यहाँ से इसको घुमा के ये कर दिया। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर सर एडजस्टमेंट अगेंस्ट कॉस्ट के बाद मैंने यहाँ पर किया एडजस्टमेंट अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये रहा जी। सर क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा एसेट इस हरकत के बाद, हमारा एसेट जो है इस हरकत के बाद बुक वैल्यू पे आ गया। सही है जी, हमारा एसेट इस हरकत के बाद किस पे आ गया, बुक वैल्यू के ऊपर आ गया। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर रीवैल्यूएशन परफॉर्म करनी है, रीवैल्यूएशन। अच्छा जी, अब पहले एक एक करके, पहले तो इसकी कहानी कर लेते हैं वेयर हाउस की। अच्छा जी, मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पर मैं रीवैल्यूएशन जो परफॉर्म कर रहा हूँ, रीवैल्यूएशन, हाँ, तो रीवैल्यूएशन के केस में मैंने कहा सबसे पहले मैं वेयर हाउस की कैरिंग अमाउंट लिख रहा हूँ। सर वेयर हाउस की कैरिंग अमाउंट कैरी हो रहा है ये इस पे माइनस इस पे, ये आ गई कैरिंग अमाउंट। अच्छा, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, हाँ जी, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर कितनी है, तो सवाल से देखनी पड़ेगी। सर सवाल से देखेंगे, देखिए 30 जून पे, 30 जून कह रहा हूँ, ये रही भाई। अच्छा सर, आपने जो ट्रांसफ़र किए ना वेयर हाउस, वो ये देखें, ये रहा 30 जून पे किया है, सही है, रेंट किया। तो जाहिर सी बात है जिस दिन आपने रेंट किया है उस दिन जाके आप कहेंगे वो आपकी क्या बन चुकी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऐसा ही है। अच्छा भाई, तो हमने कहा भाई 30 जून के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 3 मिलियन की, यानी ये वो दिन है जब यहाँ पे रीवैल्यू होके वहाँ जाएगा। क्लियर है। तो सर हमने कहा कि ये आ गया 3 मिलियन। चलें जी, तो सर जब ये 3 मिलियन आ गया हमारे पास, तो इसको आपके लिए, ये 30 मिलियन क्यों कर दिया मैंने,
इसको हम वेयर हाउस की कैरिंग अमाउंट को ना नीचे ले जाते हैं, ताकि आपको सही अंदाज़ा हो कि ये अपवर्ड जा रहा है। अच्छा जी, तो आज तक इसके ऊपर कोई लॉस नहीं है, क्योंकि ये आज तक की हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है। तो 75900 का यहाँ पर आ गया सरप्लस। सही है जी, ये आ गया सर 75900। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि फिर मैं यहाँ से ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और वो होगा दिस माइनस दिस प्लस दिस, कितने पे, 3 मिलियन पे। ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे रीवैल्यू होगा ताकि सरप्लस में चला जाए। तो हमने कहा सर ये यहाँ से चला गया, और ये एंट्री आ गई, ये एंट्री आ गई, यानी यहाँ से डी रिकॉग्नाइज किया बट री वैल्यू करके किया है। और ये मैंने बहुत डिटेल में आपको सिखाया है। इसकी प्रेजेंटेशन ये रही, इसकी प्रेजेंटेशन ये रही, ये री वैल्यू करके हमने यहाँ से वहाँ फेंक दिया। अब ये आईपी में एज अ ट्रांसफर आ रहा होगा, एज अ ट्रांसफर आ रहा होगा, ये वहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है। सही है, तो दोनों मैंने चीज़ें आपको बता दी। खैर साहब, जब सरप्लस की बारी की है आपने, तो आप लैंड को भी करें। सही जी, लैंड। अच्छा भाई, अगर मैं बात करूँ, ओल्ड लैंड आपके पास कितने पे कैरी हो रही है? हाँ जी, ओल्ड लैंड हमारे पास कैरी हो रही है सर, कुल मिला के 1 मिलियन पे। अच्छा, वो तो फेयर वैल्यू है। कैरी हो रही है हमारे पास 1.5 मिलियन पे। सही है जी। अच्छा, इसका सरप्लस पड़ा हुआ है, सरप्लस बैलेंस अवेलेबल। हाँ भाई, सरप्लस बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? तो सवाल में जाके देखता हूँ मैं, तो सरप्लस बैलेंस आ रहा है 2 लाख रुपए का। ये लिख दिया हमने साइड में। अच्छा भाई, तो अब हमने ये कहा कि सर, अब हमने ये कहा कि यहाँ पर कुल मिला के मेरे पास ओल्ड लैंड की जो फेयर वैल्यू है वो दी हुई है 1 मिलियन। अभी हमने सवाल में देखी। सही जी। तो सर मेरे पास कुल मिला के डिक्लाइन आ गया 5 लाख का, जिसमें से 2 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से जाएंगे सर? सरप्लस से रिवर्स होंगे, बाकी पीएनएल में जाएंगे। बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं न्यू लैंड की बात करूँ। न्यू लैंड की कैरिंग अमाउंट कितनी है? जो जितने पे लिया है उतनी ही होगी ना, जितने पे लिया उतनी होगी। ये रही, ये 1.5 मिलियन आ रहा है। अच्छा, न्यू लैंड की फेयर वैल्यू कितनी है सर? न्यू लैंड की फेयर वैल्यू आ रही है आपकी 3 मिलियन। 3 मिलियन नहीं, सॉरी गलत देख रहा था। शोरूम लैंड है आपके पास, सही जी, 2 मिलियन का। ऐसा ही है? तो आप मुझे एक बात बताएं सर, मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ करता हूँ। सर मैंने कहा कि शोरूम का जो लैंड है ये रही। ऐसा ही है? अच्छा, अगर मैं शोरूम लैंड की बात करूँ, फेयर वैल्यू तो लैंड, शोरूम लैंड है कोई कुल मिला के 2 मिलियन का, अदर लैंड है मेरे पास 1 मिलियन का। कंपनी की पॉलिसी है कि भाई वो किस पे रखता है? फेयर वैल्यू के ऊपर। ऐसा ही है? और सर ऊपर जो देखे हम, ऊपर जो हमें डिटेल्स दी हुई हैं वो किसकी थी कि भाई जब वहाँ से यहाँ आ रहे थे, तो वो भी हमने देख लिया कि भाई 1 जून की डेट थी अकॉर्डिंगली। यानी सर कुल मिला के हमने अब तक ये सीखा कि यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, और आखिर में रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। और सर यहाँ पर अगर देखूँ, जो मैंने शोरूम यहाँ पे किए थे, तो उसने देखें ईच शोरूम की अलग अलग आपको वैल्यू बताई हुई है। जो कि वैल्यू है शोरूम की, वो कितने से इंक्रीज हो रही है? 1 लाख ईच मंथ। क्लियर है? अच्छा भाई, तो अब हमने ये कहा कि ऑल टुगेदर हम इस पोजीशन के अंदर हैं कि भाई 5 लाख रुपए का लॉस है, और 5 लाख रुपए का यहाँ पे गेन है। सही है जी। और गेन कैसे आ रहा है? क्योंकि हम 2 मिलियन पे जा रहे हैं इस वाले में, तो खैर मैं कह सकता हूँ कि ये सरप्लस में जाएगा, ये सरप्लस में जाएगा। अच्छा भाई, तो मैंने ये कहा कि सर ऑल टुगेदर अगर मैं यहाँ पर आऊँ सरप्लस के अंदर, तो मैंने इक्वल टू लगाया, सर ये प्रॉफिट है और ये सरप्लस में नेट लॉस है। सरप्लस की बात कर रहा हूँ, सरप्लस में। हाँ, तो ये मैंने कहा 5 लाख रुपए का मेरा गेन है, और 2 लाख रुपए का सरप्लस से लॉस है, तो कुल मिला के 3 लाख रुपए ये आ गया। तो सर मैंने कहा पीएनएल में कितना जाएगा? सर पीएनएल में जाएगा हमारा 2 लाख रुपए, नहीं बल्कि सॉरी 3 लाख रुपए, ये रहा।
सही है जी। अच्छा मैं टेक्निकली एक बात कहूँ, एक प्रॉपर्टी का फायदा दूसरे प्रॉपर्टी के नुकसान में नेट हो गया है। और मैं अगर यहाँ पर टोटलिटी में लेके आऊँगा ना उसको, टोटलिटी में, तो यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, ये जो लैंड है वो दोनों की फेयर वैल्यू के सम के इक्वल होगा, दोनों की फेयर वैल्यू के सम के इक्वल होगा। तो सर आपने यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि क्या आपने सही किया है, तो ये आ गया 3 मिलियन। और नीचे देख लें जाके सवाल के अंदर कि आपके पास देखें ये 3 मिलियन की ही वैल्यू बनती है। बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि सर अब मैं यहाँ पर इन सबको सम कर दूँ, तो मेरे पास सर ये वेयर हाउस जीरो क्यों हो गया? बेटा वेयर हाउस जीरो इसलिए हो गया क्योंकि ये कहाँ चला गया है? तो ये चला गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। वहाँ से एक प्रॉपर्टी उठ के यहाँ पर आ गई है 2.5 मिलियन के ऊपर। ये देखो ये रही, कब आई थी? जून में। और मैंने इस पर डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली बुक किया है। चेक कर लेते हैं एक बार ताकि मेरी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बिल्डिंग, हाँ जी, ये रहा बिल्डिंग, 7 महीने का आ रहा है 2.5 मिलियन पे। सेट है। अच्छा भाई, अब सर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे होगी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, एक बाकी है। तो मैंने कहा सर अब मैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करूँ, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए मुझे चाहिए होती है कैरिंग अमाउंट। तो सर कैरिंग अमाउंट कितनी है इस प्लांट की? साल के आखिर में तो लेके आऊँगा ना। तो मैंने कहा सर प्लांट की कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए आप पहले देखें जिस प्लांट के ऊपर इम्पेयरमेंट आई है, ये रहा। वन ऑफ द प्लांट विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रेंज वॉज सिवियरली डैमेज इन एन एक्सीडेंट। द प्लांट वॉज परचेज ऑन August 1, यानी सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने ये हो गए। कब के? 2019 के। सही जी। तो मैंने ये कहा कि भाई कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए August 1 2019 पे एक्वायर किया गया था 2.5 मिलियन का। सही जी, 2.5 मिलियन का। अच्छा जी, इसके बाद मैंने कहा सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बता दें सर। 10% आ रहा है। तो सर मैंने कहा 10% इंटू सर 5/12। मैंने कहा सर 10% इंटू 5/12, 104,167 आ गया। अच्छा भाई, ये डेप्रिसिएशन आ गया था मेरा कौन से मंथ का भाई, कौन से साल का? 2019 का। सही है जी, 2019 का डेप्रिसिएशन। अच्छा खैर, मैं 2.5 मिलियन यहाँ पे कॉस्ट लिख रहा हूँ। चलें जी, सर ये आ गया। अब मुझे एक बात बताएं सर, 2020 में मैंने फिर डेप्रिसिएशन बुक किया होगा, और 2020 में मैंने डेप्रिसिएशन बुक किया होगा इस पे। सही है जी। और फिर ये पूरे 12 महीने चला होगा। तो सर मैंने कहा आ जाएं जी 12 महीने, और ये आ गया 2020। सही है। अच्छा 2020 के बाद फिर मैंने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर कुल मिला के आपकी ये बुक वैल्यू थी, फिर इसमें से ये माइनस हो गया होगा, ये बुक वैल्यू आई होगी। आपने फिर 12 महीने का डेप्रिसिएशन बुक किया होगा 2021 में। सही है जी। और सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने इस साल भी बुक किया है, आपने इस साल भी बुक किया है। सही है जी। 10% का, क्योंकि आप सर आप कैसे कह रहे हैं कि इस साल भी बुक किया है? बेटा आपने जो ऊपर ये जो चौरंगी डेप्रिशिएट की है ना प्लांट की, ये इस ओपनिंग बुक वैल्यू में ये वाली बुक वैल्यू भी थी, ये वाली 1940, क्योंकि उसके अंदर ये प्लांट भी था। अच्छा भाई, तो 2022 के आखिर तक आकर आपने कहा कि सर मैं अगर इसमें से ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, तो ये आ गई मेरी कैरिंग अमाउंट। ऐसा ही है, ये आ गई मेरी कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट चाहिए होती है ना आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए, ये आ गई कैरिंग अमाउंट। सही है जी, ये रही। अच्छा अब मुझे निकालना है रिकवरेबल अमाउंट। हाँ भाई, रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपकी कितनी है? जानिए, अगर मैं आ गया यहाँ पर और मैंने कहा अभी दस्ती बेचूंगा तो कितना है? 1.5 मिलियन, जिसमें से 1 लाख रुपए मुझे एज अ कॉस्ट पे करना है टू सेल इट। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये आ गया 1.4 मिलियन? सर इससे कंपेयर करूँ तो अभी इम्पेयर्ड है, हाँ? अभी इम्पेयर्ड है। बट आई नीड टू लुक एट कि रिकवरेबल अमाउंट क्या आती है, यानी वैल्यू इन यूज़ क्या आती है।
तो वैल्यू इन यूज़ के लिए हम वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा जी, फोकस होके देखिएगा। अब वो कह रहा है कि भाई अगले कितने सालों में ये मुझे बेनिफिट देगा, 8 लाख, 5 लाख, 450, 350, 1 लाख। तो मैंने कहा सर 8 लाख, सही है जी, 5 लाख, 450, 450 आ गया, और सर 350, हाँ जी, और 1 लाख। अच्छा जी, ये कुछ सीन है इसके, ये हमारे कैश फ्लोज हैं। अच्छा, ये बता रहा है 31 दिसंबर 2022 के आगे कि ये है, ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है, ये यानी ईयर 1 मतलब है 2023, सही है जी, ये 24, और ये कुछ यहाँ तक आएगा, सही है जी। चलें जी, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे भी ये ईयर्स भी का तो दूसरा साल हो जाएगा, ये तीसरा, चौथा, और ये पांचवा। अच्छा जी, पर मसला ये है कि ये जो कमाएगा ना उसके आखिर में ये बेचेगा भी एसेट, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा 25,000, तो ये हो जाएगा 1,25, सही है। अच्छा भाई, डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है जानी, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है यहाँ पे 12% का। तो मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू एट 12%। तो सर हम सिंपल यहाँ पर एक काम ये करेंगे, दिस डिवाइड बाई 1.12 की पावर 5, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये 1 साल के हिसाब से आ गया। हमने कहा टोटल प्रेजेंट वैल्यू का अगर हम सम करें आपके लिए, तो सर हमारे पास ये सम आता है 8.196। तो सर हमने ये जो निकाला है वैल्यू इन यूज़, ये लोअर है, सही है जी। तो अगर मैं देखूं तो मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही ज़्यादा है। अच्छा, मैं अगर दिमाग चला के, अच्छा मैंने यहाँ पे एक अमाउंट ज़्यादा तो नहीं लिख दी गलत, 8 लाख, 5 लाख, 450, 350, 1 लाख, सही है जी। ये 5 लाख आ गया, 450 और 350। अच्छा जी, ये तो अगर मैं ये देखूं तो सर टोटल प्रेजेंट वैल्यू आती है मेरी, ओके, ये सारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिला के मेरी आती हैं कोई यहाँ पर 1.726543। अच्छा, तो सर मेरे ख्याल से ये वाली मेरी रिकवरेबल अमाउंट है, सही है जी, क्योंकि ये है हायर, ये है हायर, सही है जी। देखें यहाँ पे एक गलती का मसला क्या था कि पूरी वाट लग गई थी, पर खैर ये आ गया। अच्छा भाई, तो मैं कहता हूँ कि भाई अब मेरी इम्पेयरमेंट आ रही है सर, यस आ रही है, क्योंकि मेरी रिकवरेबल अमाउंट ये है, मेरी कैरिंग अमाउंट ये है। तो मैं कहूँगा कि सर मेरी इम्पेयरमेंट आ रही है कोई इतने की। तो सर मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं इतने की इम्पेयरमेंट को बुक कर लूँगा। मैं यहाँ पर गया, सही है जी, और मैंने कहा कि भाई यहाँ पर इम्पेयरमेंट फॉर द ईयर बुक करें, और यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट। तो सर मैं प्लांट के कॉलम में आऊँगा, आई थिंक ये वाला कॉलम है, सही जी, और मैं यहाँ पर आकर ये इम्पेयरमेंट बुक करूँगा 20019 की, और बाकी में कोई चेंज नहीं है, ये आ गई। और सर अगर मैं यहाँ पे इसको टोटल करूँ, क्योंकि देखो मैंने कॉस्ट के अकाउंट को सेम रखा है, वो कैरिंग अमाउंट आ गई ना, कैरिंग अमाउंट से कंपेयर किया। मैंने कहा सर अगर मैं ये करूँ और आखिर में आप लोगों के लिए अगर मैं निकालूं नेट बुक वैल्यू, तो क्या सूरत हाल है। तो मैंने कहा सर नेट बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू, या फेयर वैल्यू अगर मैं निकालूं तो सर ये तो आ गया लैंड किस पे, फेयर वैल्यू पे, सही है जी। ये किस पे आ गया आपका, सर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ गया, बिल्डिंग, सही है जी, क्योंकि डेप्रिशिएट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया आया। सर ये किस पे आ गया आपके पास 3408। सर आपने तो कहा था रिकवरेबल अमाउंट ये है, आपने तो कहा था रिकवरेबल अमाउंट ये है, तो बेटा रिकवरेबल अमाउंट ये एक की है जिसमें से वो इम्पेयर हुआ है, बस दूसरा वाला अभी तक अपने हिसाब से चल रहा है। चलें जी, तो मैंने कहा सर ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। मैंने कहा सर यहाँ पर कितना आ गया, सर ये आ गया 1186211, और सर ये ज़ीरो हो गया क्योंकि ये बेच चुके हैं। तो आखिर में आपके पास कुल मिला के जो बैलेंस शीट में जाएगा वो जाएगी ये वाली अमाउंट, सही है जी,
दिस विल बी पार्क्ड इन योर बैलेंस शीट। अगर आपसे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मांगता है तो सर ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था। सही है, आप इसको इससे ज़रूर मैच कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगली प्रैक्टिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।